सो गाइस, लैंड ऑफ मिरेकल्स के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अब रो और जियाओ दोनों ही टाइगर प्रिंसेस डेव और माइक को लड़ाई के लिए दोबारा से चैलेंज कर देती हैं, जिसके लिए वो उन दोनों को ही लेकर आ जाते हैं अपने एनसेंट्रल स्पेस में, जो जगह देखने में वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी थी। लेकिन एक छोटी सी फाइट होने के बाद रो और जियाओ को इस बात का एहसास हो चुका था कि डेव और माइक के पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसी वजह से फिर तभी माइक कहने लगता है कि मैंने तो तुम लोगों पर अटैक करने के लिए अपनी पूरी पावर को भी यूज नहीं किया था। वो डेव से कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों रेड क्वीन रूबी के बराबरी की तो है ही नहीं, क्योंकि जितनी आसानी के साथ में हम इनको बीट कर रहे हैं उतना आसान रेड क्वीन रूबी के साथ में नहीं था। तो डेव से कहने लगता है कि हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। रेड क्वीन रूबी के ट्रेनिंग कराने की वजह से हमारे पास में जो एबिलिटीज आई हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गजब की हैं, जिनका असर हम देख भी सकते हैं, क्योंकि उन दोनों की ही पावर्स बढ़ने के साथ साथ उनकी फाइटिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। और अपने इसी कॉन्फिडेंस के साथ माइक उन दोनों से ये कहता है कि अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली अटैक करते कैसे हैं। इसके बाद फिर वो अपनी फुल स्पीड के साथ में उन दोनों ही प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और माइक का ये कॉन्फिडेंशियल अटैक देखकर ये दोनों ही चौंक जाती हैं। रो और जियाओ को माइक के अटैक से खुद को बचाने के लिए अपनी काफी ज्यादा पावर का यूज करना पड़ जाता है, लेकिन माइक तो इस बार अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अटैक कर रहा था। फाइट करते करते तभी वो मौका पाकर जियाओ को एक ऐसा पंच हिट करता है जिससे कि वो काफी दूर पीछे हट जाती है। इसके अगले ही पल माइक दोबारा से अपने फायर एलिमेंट को यूज करता है, जिसकी मदद से उसने यहाँ पर अपने एक फायर ड्रैगन को बना लिया था, जो कि सीधा अटैक करने को जा रहा होता है जियाओ के ऊपर। और अपनी सिस्टर को बचाने के लिए रो तुरंत ही भागते हुए आ जाती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सिस्टर, इस हमले से खुद को बचाओ। लेकिन डेव भी कुछ कम नहीं था, क्योंकि वो तभी अपने पावर्स का यूज करते हुए रो को वहीं पर गिरा देता है ताकि वो अपनी सिस्टर की मदद ना कर सके। जिससे कि फिर जियाओ समझ जाते हैं कि अब उससे ही कुछ ना कुछ करना होगा, और वो उस ड्रैगन को रोकने के लिए ले आती है अपनी टाइगर स्पिरिट को। और ये दोनों ही सुपर पावर्स एक दूसरे के साथ में काफी खतरनाक तरीके से टकरा जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर जो पावर्स का धमाका हुआ था वो जियाओ और रो को कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर देता है। माइक इन दोनों की ऐसी हालत को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये दोनों ही टाइगर प्रिंसेस इसकी वजह से इंजर्ड हो जाते हैं। इस लड़ाई से कमजोर होने के बाद भी वो लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे, इसीलिए पर वो दोबारा से उन दोनों को ही अपनी एनर्जी दिखाती हैं। तभी जियाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से यहाँ पर एक ऐसा अटैक करती है कि यहाँ का ये पूरा का पूरा एरिया ही दहलने लगा था, क्योंकि इस बार अब ये दोनों ही यूज करने वाली होती हैं गोल्डन क्लॉ प्रिजन को, जिसका जब उन्होंने पिछली बार यूज किया था तो उससे बचने के लिए डेव और माइक चले गए थे अपने पीएलएस बीड के स्पेस में। इसीलिए जियाओ और रो को ये लगा था कि इस बार भी शायद ये लोग डर जाएंगे। माइक कहने लगता है कि अच्छा, तो अब तुम हमें दोबारा से फंसाना चाहते, लेकिन इस बार हम तुम्हारे किसी भी अटैक से छुपेंगे नहीं, क्योंकि जैसे ही ये गोल्डन क्लॉ प्रिजन अपने क्लॉ को बंद करने लगता है तो फिर माइक और डेव अपने अपनी पावर्स को मिलाकर यहाँ पर बना लेते हैं कि स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को, जिसमें उन दोनों की पावर होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जियाओ और रो इस प्रिजन की ताकत को बढ़ाते हैं, लेकिन अगले ही पल डेव और माइक अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस पूरे के पूरे गोल्डन क्लॉस प्रिजन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से जियाओ और रो के काफी सारे मूव्स खत्म हो चुके हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि इस बार अब उन दोनों को आखिर कौन सा मूव यूज करना चाहिए। जियाओ डेव और माइक से कहने लगती है कि हमने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम लोग हमारे गोल्डन क्लॉ प्रिजन को भी खत्म कर दोगे। तो डेव उससे कहने लगता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग इस फाइट को और कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं। तो जियाओ कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी भी हमारे पास में तुम लोगों को हराने के लिए कई सारी टेक्निक्स भी बची हुई है। और वो लोग जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने लगते हैं तो फिर उन दोनों के साथ साथ डेव और माइक भी यहाँ से टेलीपोर्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। उन लोगों को ये खुद भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये हुआ कैसे। माइक जियाओ और रो से कहता है कि आखिर ये तुम लोगों ने क्या किया। जियाओ कहती है कि इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हमने तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एनसेंट्रल हॉल में पहली बार आए हैं, इसीलिए हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तभी उन लोगों को किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर की आवाज आती है और वो कहने लगते हैं कि जितने भी जीव डिवाइन लेवल से नीचे वाले हैं उन सभी लोगों को अभी के अभी एनसेंट्रल हॉल से निकाल देने का ऑर्डर दिया गया है। अगर वो जल्द से जल्द खुद से ही यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये चीज उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और ये बात उन एंसेस्टर के द्वारा बार बार दोहराई जा रही थी कि डिवाइन लेवल के नीचे वाले लोग जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओ। साथ ही साथ यहाँ पर इसकी वजह से भूकंप आ जाने के जैसे धरती हिलने लगती है और एनसेंट्रल हॉल की काफी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे की ओर भी गिर रही थी। तभी डेव की नजर पड़ती है कि जियाओ रो जहाँ पर खड़ी हुई है उस जगह पे एक बहुत ही बड़ी चट्टान गिरने वाली थी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही माइक उस चट्टान को तोड़ देता है, जिससे कि वो जियाओ रो के ऊपर नहीं
गिरती और वो लोग इंजर्ड होने से बच जाती हैं। साथ ही साथ डेव ने भी जियाओ और रो के ऊपर अपनी एक विजडम शील्ड को बना दिया था ताकि वो दोनों उसके नीचे पूरी तरीके से सेफ रहें। रो डेव से कहने लगती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और वो उन दोनों को यहाँ से बाहर भेजते हुए उनसे कहते हैं तुम लोग एंसेंट्रल हॉल के बाहर हमारा इंतजार करना और कहीं पर भी मत जाना। जिसके बाद फिर ये दोनों ही एंसेंट्रल हॉल से बाहर टेलीपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन डेव और माइक अभी भी यहीं पर खड़े हुए होते हैं क्योंकि वो इस बारे में जानना चाहते थे कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है और ये कर कौन रहा है। माइक डेव से कहता है कि जरूर एंसेंट्रल हॉल में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि हम लोग पूरी तरीके से अनजान है। तो डेव कहता है कि चलो हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हुए इस बात का पता लगाते हैं। इसीलिए फिर वो दोनों ही यहाँ से काफी तेजी के साथ में बाहर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी हमें दूसरी तरफ से आते हुए एक डेमोनिक मिस्ट को दिखाया जाता है, जिसके आने की वजह से ये जगह अब और भी ज्यादा तेजी के साथ में हिलने लगती है। साथ ही साथ तभी अचानक से ही डेव और माइक नीचे गिर जाते हैं, जैसे कि उनके सीने में बहुत ही जोरों का दर्द होने लगा हो। वो लोग समझ चुके थे कि जरूर ये सब कुछ इसी डेमोनिक मिस्ट की वजह से ही हो रहा है। डेव देखता है कि तभी अब और भी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे की ओर गिरने लगी हैं, जिनसे बचने के लिए वो अपने ऊपर की तरफ एक शील्ड को बना लेता है, जिससे कि फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों नॉर्मल भी हो जाते हैं। लेकिन तभी उसको उसी मिस्ट के बीच में कोई नजर आता है, इसीलिए वो कहने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई सेंट्रल हॉल में फ्लाइंग करने की। लेकिन यहाँ पर जो डीमन कम्युनिटी के लोग आ रहे थे उनको देखकर तो माइक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसका पूरा शरीर ही गुस्से की वजह से कांपने लगा था। उसको याद आता है कि ये तो वही डीमन है जिसने माइक और डेव दोनों की ही आंखों के सामने माइक के फादर और मदर दोनों को ही जान से मार दिया था, जहाँ पर वो चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाया था। और तभी से वो खुद को इस बदले की आग में जला रहा है। और इस बार डेव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और अपनी फुल स्पीड से उस डीमन लेडी को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसको माइक के इस अटैक से कुछ भी असर नहीं हुआ था, बल्कि माइक को ही अटैक करने की वजह से काफी तगड़ा झटका लगता है। माइक तभी देखता है कि ये डीमन लेडी अकेली नहीं है और वो उससे कहने लगती है कि लड़के तुम यहाँ पर भी आ गए, या किस्मत है तुम्हारी जो कि तुम खुद ही अपनी मौत के सामने आए हो। और फिर वो सभी के सभी डीमंस उसी डेमोनिक मिस्ट की मदद से एक बहुत ही बड़ा पावरफुल हैंड को क्रिएट कर लेते हैं, जो कि अटैक करने के लिए जा रहा होता है माइक के ऊपर, जिसको रोकने के लिए माइक अपने थंडर एलिमेंट को यूज करने वाला था। लेकिन डेव माइक को टेलीपोर्ट करा के उसको अपने पास में ले आता है कि ये मिस्ट अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। तभी एक डीमन डेव और माइक की टेलीपोर्टेशन पावर को देखकर कहने लगता है कि जरूर इनके पास में पीएलएस बीड होगा, और वो उसी डीमन लेडी से कहने लगता है जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिर ये लोग कौन है और उनका यहाँ पर आने का मकसद क्या है। और यहाँ पर सेंट्रल हॉल में रहते हुए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फाइट करना वर्जित माना जाता है। और वो लोग अपने उसी डेमोनिक मिस्ट के साथ में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं ताकि डेव और माइक को ये लगे कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी माइक डेव से कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मैं उसको देखकर खुद को संभाल नहीं पाया था। तो डेव उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि हमें इन डीमंस के बारे में पता लगाना होगा। डेव कहता है कि जरूर इन डीमंस का डेमोनिक डोमेन में आने का कोई न कोई मकसद तो होगा ही, और ये खबर भी हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर ले जानी होगी। इसीलिए सबसे पहले हम लोगों को कोशिश यही करनी है कि हम लोग एनसेंट्रल हॉल से बाहर निकल जाएं। इसके बाद फिर ये दोनों तुरंत ही एनसेंट्रल हॉल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वो लोग बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब उनको रोकने के लिए उन लोगों के सामने आ जाता है ब्लैक मिस्ट, और इन लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आएगी वन एंड ओनली रेड एंड रूबी, जिसकी यहाँ पर आने की एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल होगी। और अगर आप लोग इस पार्ट को देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो।